हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मंजू ठाकुर और आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है अब्डोमिनली पैरासाइटेसिस, थोरासाइटेसिस और इंटरकोस्टल ड्रेनेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब्डोमिनली पैरासाइटेसिस के बारे में बताने चाहूंगी। अब्डोमिनली पैरासाइटेसिस में क्या होता है कि इसमें हम रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द अब्डोमिनली कैविटी, मतलब जो अगर अब्डोमिनली कैविटी में ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड भर जाए तो उसको निकालने के लिए जिस प्रोसीजर का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पैरासाइटेसिस। अब मैं आपको अब्डोमिनल पैरासाइटेसिस के इंडिकेशंस बताने चाहूंगी। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ पैरासाइटेसिस? फर्स्ट इंडिकेशन रहता है इसका स्टूडेंट एसाइटस। एसाइटिस का मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट्स के अब्डोमिन में एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड की रिटेनिंग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एसाइटिस। ठीक है। सेकेंडली, अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए, क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब ये हुआ कि अगर किडनी बेस्ड प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी बॉडी से तो क्या होगा कि फ्लूइड का बॉडी में ही उनका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब्डोमिनल कैविटी का साइज, अब्डोमिनल कैविटी में सारा का सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अब्डोमिनल पैरासाइटेसिस करने की जरूरत पड़ती है। अगेन मैं आपको बताऊंगी पर्पस ऑफ एब्डोमिनली पैरासाइटेसिस। पर्पस की अगर हम बात करें तो फर्स्टली इसका पर्पस ले लेते हैं कि हम डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, अगर हमने डायग्नोसिस कर रहे हैं कि पेशेंट्स के एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूइड रिटेंड हुआ है वो किसके कारण हुआ है। ठीक है, तो हम इस कंडीशंस में भी पैरासाइटेसिस करवाया जाता है। और इसमें जो मतलब कि डायग्नोस्टिक पर्पस में जब हम पैरासाइटेसिस करते हैं तो इसमें फ्लूइड को जो है बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है, जैसे कि 10 to 20 ml जो है वो हम फ्लूइड को अब्डोमिनल कैविटी से लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ओनली डायग्नोसिस पर्पस के लिए कर रहे हैं। सेकेंडली आता है थेराप्यूटिक पर्पस। अगर हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, थेराप्यूटिक का मतलब ये हुआ कि पेशेंट्स के पेट में जो है वो बहुत ज्यादा पानी भर गया है। ठीक है, और उसको हमें निकालना है। तो इस पर्पस में हम कितने अमाउंट तक पानी को निकालेंगे, तो 1000 से लेके 1200 ml जो है वो हम एक टाइम पे निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर्स रहता है एब्डोमिनल पैरासाइटेसिस का जो प्रोसीजर्स रहता है, अगर हम इसको थेराप्यूटिक पर्पस से कर रहे हैं तो इस प्रोसीजर को हम एक दिन में एवरी 4 to 6 आवर अगेन रिपीट कर सकते हैं। और जब भी हम रिपीट करेंगे तो इसमें हम 1000 से लेके 1200 ml फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी एब्डोमिनल पैरासाइटेसिस करने से बिफोर प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जब भी एब्डोमिनली पैरासाइटेसिस किया जाता है तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है बिटवीन द अम्बिलिकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो बिटवीन द सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस जो है वो हमारी लोअर अब्डोमिनली कैविटी होती है, और इसी जगह पे जो है वो हमारी ब्लैडर की लोकेशन होती है, मतलब यहीं पर ब्लैडर जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो अगर जब भी हमें पेशेंट्स का एब्डोमिनली पैरासाइटेसिस करना है तो इसको करने से पहले पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करें कि वो अपने ब्लैडर को एम्प्टी करें। ठीक है, अगर पेशेंट्स का ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो उसको इंजरी होने का सबसे ज्यादा डर रहता है, सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगी कि बिफोर द प्रोसीजर पेशेंट जो है वो अपने ब्लैडर्स को एम्प्टी करे। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या रहेगा इसमें कि अगर पेशेंट्स अनेबल है, पेशेंट जो है वो एबल नहीं है यूरिन पास करने के लिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, कैथेटराइजेशन करके पेशेंट्स के ब्लैडर को एम्प्टी करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि हमें पेशेंट्स को इंजरी से बचाना है तो इसके लिए हमें कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा अगर पेशेंट्स एबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पोजीशन जो है, विच पोजीशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एब्डोमिनल पैरासाइटेसिस।
तो जब भी एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस करना है तो इसमें पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशंस प्रोवाइड की जाती है। कौन सी हाई फॉलर पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे जब पेशेंट्स के प्रोसीजर्स को कंडक्ट करवाया जाता है। आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे एब्डोमिनली पैरासेंटेसिस में। फर्स्ट होगा कॉम्प्लिकेशन एयर एम्बोलिज्म, जहां पर नीडल इंसर्ट की गई है वहां से डर रहता है एयर के एंटर्स होने का। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो रहेगा एयर एम्बोलिज्म और हेमरेज। बोथ आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एब्डोमिनली पैरासेंटेसिस। अगेन मैं आपको बताऊंगी थोरासेंटेसिस के बारे में। थोरासेंटेसिस में क्या करते हैं, इसमें नीडल का इंसर्शन किया जाता है प्लूरल स्पेस में, चेस्ट में या थोरेक्स में, ठीक है। अब मैं आपको इसके पर्पस के बारे में बताती हूँ। अगर पर्पस की बात करें थोरासेंटेसिस के, तो इसका पर्पस, फर्स्टली जो इसका पर्पस आएगा वो रहेगा हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस। सेकंड रहेगा इसका थेराप्यूटिक पर्पस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डायग्नोस्टिक पर्पस हम किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए लेंगे। थेराप्यूटिक पर्पस पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्योंकि बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसके लिए हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। थर्ड में अगर अब रिलीव द डिज्निया, अगर पेशेंट्स को डिज्निया हो रहा है क्योंकि चेस्ट में पानी भरा हुआ है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो टू रिलीव द डिज्निया भी हमारा एक पर्पस रहेगा। इसके अलावा टू रिलीव द प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल और चेस्ट, ठीक है। तो ये इसके पर्पस रहेंगे। अगेन मैं आपको बताऊंगी इंडिकेशन, क्या इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम थोरासेंटेसिस करते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, लंग्स में पानी का भर जाना। सेकंड जो इंडिकेशंस रहेगा वो रहेगा हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स मतलब लंग्स में ब्लड का भर जाना। थर्ड रहेगा न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मतलब कि लंग्स में एयर का भर जाना, या एयर का एंटर्स हो जाना लंग्स में, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स। तो ये हमारे इंडिकेशंस रहेंगे। इन सभी कंडीशंस में हम थोरासेंटेसिस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि थोरासेंटेसिस करते टाइम जब हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर्स करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्टली हमारे पास 16 गॉज की नीडल होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास 2% ज़ाइलोकेन होना चाहिए। थर्ड हमारे पास सैंपल प्रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके अलावा जब थोरासेंटेसिस करेंगे तो हम कौन सी पोजीशंस का, इसके अलावा जब हम थोरासेंटेसिस करेंगे तो कौन सी पोजीशन जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक हमारा कॉम्पिटिटिव में पूछे जाने वाला मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन रहेगा, तो नोट करके लिख लेना इसको। ऑर्थोपेनिक पोजीशंस ये प्रोवाइड करेंगे जब हम प्रोसीजर्स, थोरासेंटेसिस का प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। सेकंड प्रायोरिटी हमारी रहेगी अपराइट पोजीशन और थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे फाउलर पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट्स को थोरासेंटेसिस प्रोसीजर्स करते टाइम। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम ये प्रोसीजर्स करेंगे तो कौन सी कंडीशंस में हम मतलब जैसे कि लाइक अगर पेशेंट्स को न्यूमोथोरेक्स हुआ, अब हम प्रोसीजर्स करते टाइम जो है वो नीडल का इंसर्शन कहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये पेशेंट्स को क्या हुआ है, न्यूमोथोरेक्स हुआ है। अगर पेशेंट्स को न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशंस है, फिर जो नीडल का इंसर्शन रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट से लेके 2 इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। अगर पेशेंट्स को हाइड्रोथोरेक्स या
हीमोथोरेक्स हो रहा है, हीमोथोरेक्स जैसी कंडीशंस है, तो इसमें जो नीडल की इंसर्शन साइट होगी वो रहेगी 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ आर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि न्यूमोथोरेक्स करेंगे तो नीडल का इंसर्शन कहाँ पर होगा, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे होगा, और अगर हाइड्रोथोरेक्स से हीमोथोरेक्स हो रहा है पेशेंट्स को तो नीडल की इंसर्शन साइट जो है वो कहाँ पे होगी, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगी कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ड्यूरिंग प्रोसीजर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। अगर थोरेसेंटेसिस का प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करा हुआ है पेशेंट्स को, नीडल को इंसर्ट करा हुआ है और हम प्रोसीजर कर रहे हैं, और ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पेशेंट जो है वो कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब पेशेंट जो डिजनिया की कंडीशन की कंप्लेंट कर रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट और प्रायोरिटी एक्शन होगा वो क्या होगा कि हमने थोरेसेंटेसिस करना बंद कर देना है, और जो हमने नीडल को इंसर्ट करा हुआ था वहां से हमने उस नीडल को भी रिमूव कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड ये जो है हमारा एक मोस्ट कॉमनली एक्शंस होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर थोरेसेंटेसिस को डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर थोरेसेंटेसिस को डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, तो हम कितना फ्लूइड जो है वो पेशेंट की बॉडी से लिया जाता है। तो 20 to 30 ml डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए प्लूरल कैविटी से, या हम बोल सकते हैं कि प्लूरल स्पेस में से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाएगा। और अगर थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, तो इसमें 1000 से लेके 1200 ml तक फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर्स में। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या क्या होंगे थोरेसेंटेसिस करने के, तो कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट आएगा एयर एम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट को। सेकेंडली हीमोथोरेक्स हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लिकेशन जो है वो थोरेसेंटेसिस करते टाइम देखने को मिलते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जिसके बारे में डिस्कशन करूंगी, उसका नाम है इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। ये पेशेंट के लंग्स है, ये फर्स्ट जो है ड्रेनेज बॉटल है, ये वाटर सील्ड, और ये वैक्यूम, और ये मशीन है जिसके साथ आईसीडी ट्यूब को कंटेक्ट किया गया है, ठीक है। इसमें जो फर्स्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो लंग्स है उसको कौन सी बॉटल के साथ में अटैच किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है। तो जो ड्रेनेज बॉटल्स है उसको अटैच किया जाता है पेशेंट के लंग्स के साथ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम बॉटल्स है, उसको किसके साथ में अटैच किया जाता है, तो उसको मशीन के साथ में अटैच किया जाता है। इसके अलावा ये किस तरह से काम करती है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे लंग्स है वो नेगेटिव वेंटिलेशन को नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा और एक्सपायरेशन करेगा, तो इंस्पायरेशन करते टाइम ये जो ड्रेनेज बॉटल्स का जो फ्लूइड है, मतलब ये जो ड्रेनेज है, ये इसकी जो मूवमेंट है, मतलब इंस्पायरेशन करते टाइम जो है इसकी मूवमेंट जो है वो अपवार्ड होनी चाहिए, और एक्सपायरेशन करते टाइम जो है उसकी मूवमेंट जो है डाउनवार्ड होनी चाहिए। अगर तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रही है हमारी ड्रेनेज बॉटल, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो आईसीडी ट्यूब है ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर
यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो हमारी ड्रेनेज बॉटल्स है उसमें जो है वो ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो नर्सिंग एक्शन है वो क्या रहेगा, इसमें फर्स्ट नर्सिंग एक्शन रहेगा कि मिल्किंग ऑफ द ट्यूब। ठीक है, मिल्किंग ऑफ द ट्यूब। और सेकंड क्या रहेगा, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। अगेन हम चेक करेंगे बार्टर सील्ड बॉटल को, तो इसमें जो वाटर सेल्स ड्रेनेज होता है, इसमें क्या इसमें जो वाटर की मूवमेंट है वो जिसमें जेंटली बबलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जेंटली बबलिंग या फिर इंटरमीडिएट बबलिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो बबलिंग नहीं हो रही है, तो ये क्या बबलिंग नहीं हो रही है और यहाँ पर अगर लीकेज हो रहा है, अगर लीकेज होगा तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर लीकेज होगा तो ये क्या वाटर सील्ड ड्रेनेज बॉटल्स में क्या होगा, इसमें रैपिड बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। रैपिड बबलिंग या कंटिन्यूअस बबलिंग, जो क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो लीकेज की कंडीशंस में हमने क्या करना है, अगर तो लीकेज जो है वो मतलब कि बॉटल्स की तरफ से हो रहा है, तब तो हमें क्लैंप करना है ट्यूब को और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। लेकिन जो लीकेज है वो पेशेंट्स के स्टोमक, मतलब जहाँ पर हमें स्टोमा बनाया हुआ है, अगर इस साइड से हो रहा है तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो ट्यूब है उसको हमें क्लैंप नहीं करना है, हमें डायरेक्ट जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, थर्ड जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि अगर ये जो ट्यूब है वो इसकी डिस्क्लोजमेंट हो जाए, अगर तो ट्यूब की डिस्क्लोजमेंट जो है वो अगर स्टोमक की साइड से हो रही है, तब तो हमारा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा कि यहाँ पर गाउज के साथ जो है वो हम स्टोमा को कवर करेंगे और देन इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। लेकिन अगर जो ये ट्यूब का डिस्क्लोजमेंट जो है वो अगर वैक्यूम की साइड से हो रहा है या मतलब कि आईसीडी ट्यूब की तरफ से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देन फर्दर इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। ठीक है, तो आपको अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।